हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे भूगोल का सीरीज, जिसमें हम लोग भूगोल का 17 तक देख चुके हैं। आज हम लोग का जो है 18 नंबर का है और इसमें भारत का भूगोल ही है। और ये जो भूगोल का जो सीरीज है और ये जो क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर पर ही तैयार किया जा रहा है। किस पर? तो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है। और हम लोग का कौन सा सीरीज नंबर है? तो आज 18 सीरीज नंबर है, जिसमें 10 क्वेश्चन होता है। उससे हम डिस्कशन देते हैं और आप लोग को हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है, और आप लोग समझने की भी कोशिश करिएगा। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? हम लोग का आज का पहला प्रश्न है ITCZ से अभिप्राय है। ITCZ से अभिप्राय है बताना है। इसमें इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ आप देखेंगे तो होगा अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगर हम ITCZ का बात करें तो जैसे आप देखेंगे कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके उत्तर में जैसे आप ये 0 डिग्री हो गया, उसके उत्तर में अगर 5 डिग्री लीजिएगा, एक पेज ले लेते हैं, उसमें ही आप लोग को हम बताते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारा गोलार्ध है, तो गोलार्ध के मध्य से एक रेखा गुजरती है। उसे हमें क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 5 डिग्री पर जाइएगा, उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री के उत्तर में अगर आप 5 डिग्री जाते हैं, बहुत मोटा फैन क्यों चल रहा है? तो हम लोग क्या बोल रहे थे? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आप जाएंगे और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितना? 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अब ये दोनों के मध्य में आप देखेंगे निम्न वायु दाब का पेटी बना रहता है। क्या है रहता है? निम्न वायु दाब का पेटी। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, जैसे इसे ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इस दोनों के मध्य में निम्न वायु दाब बना रहता है। क्या बना रहता है? निम्न वायु दाब। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं। और ये हमारे भारत के लिए, जैसे भारत में मानसून आता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखेंगे कि ये हमारा भारत है और ये हवाओं को उत्तर पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम प्रवाहित करने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप देखेंगे कि ग्रीष्म काल में भारत का, तो ITCZ हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है? हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हम अक्षांश की बात करें तो लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह शिफ्ट होता है, जिससे हमारे भारत में मानसून आता है। ये हमारे भारत के मानसून निर्धारण करने में या मानसून में वर्षा कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सा? तो ITCZ। ये क्या है? ये हमारे ITCZ है, ITCZ। और इसी से हमारे जेट धाराएं भी प्रभावित होते हैं बहुत सारे। और अगर हम बात करें कि ये ग्रीष्म काल में, तो जैसे ग्रीष्म काल में हो जाता है, क्या है? ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल में यह हिमालय के उत्तर में शिफ्ट होता है, लगभग 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। लेकिन जब शीत ऋतु भारत में आती है, कब की बात हो रहा है? तो शीत ऋतु
शीत ऋतु भारत में आती है तो ये पहाड़ मतलब पठारी क्षेत्र में शिफ्ट हो जाती है। कहाँ हो जाती है? पठारी क्षेत्र में, जैसे इस बीचों बीच आ जाता है, जिसके कारण से इसी जब ये आ जाती है मध्य भारत में, इसके वजह से हमारे भारत में वर्षा नहीं होती है और ये हवाओं को प्रभावित करती है। जैसे आप देखेंगे कि अभी जो है यहाँ से जो हवाएं चलती है वो आन के जैसे उत्तरी हिमालय क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ निम्न दाब का निर्माण करती है। जब यहाँ निम्न दाब का निर्माण होती है और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उच्च आर्द्रता मिलता है तो हमारे भारत में मानसून बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग का ये पहला प्रश्न था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न क्या है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो डी होगा। डी में क्या है? तो चंबल नदी है। क्या है? चंबल नदी है। और ये कहाँ है? ये हमारे निकलती कहाँ से है? तो निकलती है विंध्याचल श्रेणी से और 3 राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 3 राज्य से। जैसे आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, नहीं सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश होकर ये प्रवाहित होती है। और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना का सहायक है। किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक नदी। और ये कहाँ मिलती है? तो यूपी की एक जगह है इटावा। कहाँ है? यूपी का एक जगह है इटावा। इटावा भी किस पास आके यमुना में मिलती है? कहाँ मिलती है? इटावा के पास आके यमुना में मिलती है। और इसी पर ये राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। और इस पर एक और बांध स्थित है, इसको हम बोलते हैं गांधी सागर। क्या बोलते हैं? गांधी सागर। गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर स्थित है। और ये हम राणा प्रताप सागर बांध के बात करें तो ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी बांध है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी बांध है। तो हम लोग का दूसरा प्रश्न हो गया। हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का तीसरा प्रश्न है, अमरकंटक से उद्गम स्थल है। जैसे यहाँ आपको नदी बताना है, मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ए। क्या है? सोन, नर्मदा और महानदी। अगर हम ये अमरकंटक से 3 नदी की बात करें तो आप जैसे देखेंगे कि भारत का मैप हमारे इस टाइप से है और अमरकंटक कहाँ है? तो ये आपको देखेंगे तो यहाँ पर है। और एक जो श्रेणी है इसका विस्तार के बात करें तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा झारखंड में भी है। कहाँ है? तो झारखंड में है। और इसको क्या हम बोलते हैं? अमरकंटक। और यहाँ से 3 नदी निकलती है। कितने नदी? तो 3 नदी। इसमें एक नदी है जो ये नर्मदा नदी है। और ये कहाँ बहती है? ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जो नर्मदा नदी है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और ये नर्मदा नदी भी 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात से। और ये गुजरात के पास आके अरब सागर में मिलती है, खापात के खाड़ी के 30 किलोमीटर दक्षिण में। और ये आप जो देख रहे हैं इस साइड में है जो है क्या है? बंगाल की खाड़ी। बाकी यहाँ से जो 2 नदियाँ निकलती है, एक नदी क्या है? सोन नदी है। क्या है? सोन नदी। सोन नदी है और एक है महानदी।
सोन नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। क्या है? सोन नदी गंगा की दाएं ओर से मिलने वाली नदी है और यह पटना के दानापुर में गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और दूसरा जो है महानदी है, महानदी है, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और ये उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमारा आज का हो गया थर्ड प्रश्न। हम लोग अब चौथा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का चौथा प्रश्न क्या है? तो हम लोग का चौथा प्रश्न है, निम्न में, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ निम्न होगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आप देखेंगे तो पहला क्या है, और ये जो है ये जनजाति का नाम है। क्या है? जनजाति है। तो हम देखेंगे पहला क्या है, पहला में भोटिया है। तो भोटिया कहाँ मिलता है? तो ये उत्तराखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। इसके बाद आप देखेंगे एस ऑप्शन जो है सही है। दूसरा आप देखेंगे डाफला। क्या है? यहाँ डाफला होगा, डाफला। तो ये कहाँ मिलता है आपको? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरा आप देख रहे हैं क्या है? गुज्जर है। गुज्जर जनजाति कहाँ मिलते हैं? तो कश्मीर में। कहाँ मिलते हैं? कश्मीर में। ये भेड़ पालन करने बहुत ही इनका, जैसे भारत में कहें कि लोग किस चीज़ का करते हैं, जैसे बाकी लोगों का कृषि होता है, होता है, तो इन लोग का भेड़ पालन करने का व्यवसाय है। अगला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, डी, डी हम लोग का आंसर होगा इसमें से। इसमें जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि गद्दी, गद्दी जनजाति बिहार का ना होगा, किसका है? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। अगर बात करें बिहार के, तो बिहार का आप जनजाति देखेंगे तो थाल जनजाति बिहार के सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद यहाँ पर चेर जनजाति भी मिलते हैं और थार जनजाति भी मिलते हैं आपको हिमालय शिवालिक श्रेणी के तराई में। तो ये हम लोग का चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। हम लोग का पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। हम लोग को बताना है कि साल वन है जो ऑप्शन दिया हुआ, इसकी ऑप्शन में कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप ये देखेंगे तो ये छूट गया है, धून है। क्या है? धून घाटी में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ मिलता है? धून घाटी में। और धून घाटी की हम बात करें कि किस हिमालय के मध्य स्थित है, तो ये देखेंगे धून घाटी आपको लघु और शिवालिक के मध्य स्थित है। किसकी में स्थित है? लघु और शिवालिक के मध्य स्थित है। लघु और शिवालिक के हिमालय के मध्य में देखिएगा तो बहुत सारे घाटियाँ मिलेगा। जैसे भारत के देखिएगा धून घाटी, कुल्लो घाटी, कश्मीर घाटी, फिर नेपाल में चलिएगा तो काठमांडू का होगा। इसी तरह से अगर बिहार में देखिएगा तो बिहार में भी बहुत सारे घाटी है। फिर देहरादून की घाटी, ये सारे घाटियाँ आपको ये दोनों हिमालय के मध्य में ही देखने को मिलेगा। और जितना पर्यटक स्थल भी है तो आपको लघु और शिवालिक के मध्य में ही देखने को मिलेगा। ये हम लोग का कैवा नंबर का था? पांचवा नंबर का। हम लोग अब छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर देखेंगे क्या है? तेलंगाना राज्य किन किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य जो है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो आप देखते हैं सी होगा इसमें। तो आप देखेंगे सी में क्या है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। क्या है? इतने राज्यों से सीमा लगता है हमारे आंध्र प्रदेश के। तो हमारा आंसर सी हो गया। अगर हम तेलंगाना के बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से एक अलग हुआ राज्य है। और ये कब राज्य अलग हुआ था? तो ये आप देखेंगे तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 में। और ये हमारे भारत का कैवा राज्य था? तो हमारे भारत का 29वां राज्य था। कैवा था? 29वां था। वर्तमान में अगर हम राज्यों की संख्या बात करें कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है, तो कितना है अभी वर्तमान में? आप देखेंगे राज्यों की संख्या 28 है। राज्यों की संख्या 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 है।
अभी हम जो आप लोगों को बोले कि 29वां राज्य तेलंगाना है, तो अभी तेलंगाना 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य है। तो ऐसा क्या हुआ कि 29वां राज्य घट गया? तो 2019 में जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो हमारे राज्यों की संख्या कितना बचा? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 8 है। 2019 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना था? 7। और जब ये बटा तो हो गया कितना? 9। लेकिन 2020 में 26 जनवरी 2020 में दादर और नगर हवेली को जोड़ के एक कर दिया गया। किसको? दादर एवं नगर हवेली को जोड़ के एक कर दिया गया। तो उस राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? भारत में कोयला किस भौमिकीय, भौगोलिक भी हो सकता है यहाँ पर, या भू संरचना भी कह सकते हैं इसको, कि सेल समूहों में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी, गोंडवाना होगा। और अगर हम कोयला का बात करें, गोंडवाना क्षेत्र जो कराम के चट्टान हमारे भारत में, उसमें कितना प्रतिशत मिलता है? तो लगभग आपको यहाँ 98% कोयला मिलेगा। कितना? 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में मिलेगा। और ये भारत के सबसे नवीनतम चट्टान है। क्या है? भारत का सबसे नवीनतम चट्टान है। ये भारत का सबसे नवीनतम चट्टान है। अगर सबसे पुराना चट्टान की बात करें तो ये धरवाड़ हो जाएगा। क्या होगा? पुराना हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कडप्पा होगा, कडप्पा के बाद विंध्याचल होगा, विंध्याचल के बाद गोंडवाना होगा। और अगर इसके बाद वर्तमान के बात करें चट्टान के, तो हमारे मैदान क्षेत्र जो है वर्तमान चट्टान में ही है। और अगर हम खनिज के बात करें किस क्रम के चट्टान में सबसे अधिक खनिज मिलता है, तो आप देखेंगे तो ये हमारे धरवाड़ क्रम के चट्टान में लगभग 85% खनिज मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं गोंडवाना, तो एक इसमें कुछ नदी घाटी है जहाँ कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या है? नदी घाटी। अगर नदी घाटी की बात करें तो कौन होगा? दामोदर हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। क्या होगा? दामोदर घाटी हो जाएगा और महानंदी हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे अधिक कोयला देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम कोयला के बात करें कि भारत में किस किस राज्यों में और कोयला मिलता है, तो आप लद्दाख क्षेत्र में भी देखेंगे तो वहाँ भी कोयला मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला मिलता है, इसके बाद मेघालय में भी मिलता है। ये चट्टानों के बाद अगर आप देखेंगे, और बिहार में देखेंगे कि कोयला कहाँ मिलता है, तो हाल ही में आप न्यूज़ में देखे होंगे कि भागलपुर में भी कोयला खनिज का खदान मिला है। और इसके पूर्व में देखेंगे तो औरंगाबाद में भी कोयला का खदान मिला हुआ है। तो ये हमारे हो गया प्रश्न। अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है? बताना आप लोग को है कि रोहतांग दर्रा जो है वो किन 2 घाटियों को जोड़ता है। तो इसका हम आंसर देखेंगे तो क्या होगा? कुल्लू हो जाएगा और स्पीति हो जाएगा। क्या होगा? कुल्लू और स्पीति। कुल्लू और स्पीति दोनों घाटियाँ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में है। और अब रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है। और रोहतांग दर्रा किस हिमालय श्रेणी में है? तो ये पीर पंजाल में। और पीर पंजाल किसका भाग है? तो ये लघु का है। ये किसका है? पीर पंजाल में है। और पीर पंजाल जो चोटी है किस हिमालय में है? तो ये लघु में है। किस में है? लघु हिमालय में है। और रोहतांग दर्रा में ही अटल टनल भी है। कौन सा दर्रा में है? तो रोहतांग दर्रा में ही अटल टनल बनाया गया है। वो भारत की सबसे लंबी और सबसे अधिक ऊंचाई पर है। उसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है
02 किलोमीटर। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। और ये भी प्रश्न पूछा था जब ये करंट अफेयर में था इंटरनल, तो ये पूछा था कि पीर पंजाल के किस भाग में है, पश्चिमी में है कि पूर्वी में है। तो ये जो है ये पूर्वी भाग में है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाएगी होगा, पाई जाती है। क्या है? लेटेराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा, कर्नाटक होगा। अगर हम भारत की बात करें, जैसे आप देखेंगे ये हमारा भारत है, तो भारत में अगर आप देखेंगे कि इसकी क्षेत्र में सबसे अधिक मिलता है, तो आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट में लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में इसका सबसे ज़्यादा मृदा मिलता है लेटेराइट। और इसके अगर कलर का बात करें तो लाल और भूरा होता है और इस पर जिसका उर्वरक क्षमता बहुत कम होता है। और लेटेराइट मृदा में खेती की बात करें तो यहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी कम खेती होता है। क्या होता है? चाय कॉफ़ी। और ये लेटेराइट मृदा लाल और भूरा होने का कारण इसका है कि इसमें आयरन और सिलिका का मात्रा अधिक होता है। क्या होता है? आयरन और सिलिका का मात्रा अधिक होता है। किसका? लिख देते हैं, आयरन एवं सिलिका का मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण से लाल और भूरा होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि पश्चिमी घाट के बाद ये मिट्टी कहाँ मिलती है, तो आपको मेघालय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेघालय में। और अगर हम बात करें कि भारत में मृदा कितने प्रकार के हैं, हमारे भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 8 में। कितना? अब 8। अगर प्रतिशत से बात करें तो लेटेराइट मृदा चौथे स्थान पर आता है। कितना में आता है? चौथे पर आता है। और सबसे अधिक कौन सी मृदा पाया जाता है, तो जलोढ़। कौन सा? जलोढ़ मृदा। लगभग 43% भाग पर पाया जाता है भारत के कुल प्रतिशत में देखें तो। अब हम लोग लास्ट प्रश्न आज का देखते हैं। हम लोग का लास्ट प्रश्न क्या है? भारत में पर्वतों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताएं। क्या है? सही क्रम कौन सा होगा? हम लोग को बताना है। ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्रम में आपको बताना क्या है? उत्तर से दक्षिण का। तो उत्तर के दक्षिण में आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। आप देखेंगे सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय है। क्या है? सबसे उत्तर में हिमालय है। जैसे हम मैप से देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो गया। ये थोड़ा सा इस टाइप से मैप हमारा है भारत का। आप देखेंगे हमारे भारत है और हिमालय क्या है, तो हिमालय सबसे उत्तर में। इस टाइप से धनुष के आकार की हिमालय हमारे भारत में विस्तार करती है। कैसा है? धनुष के आकार में। और कहाँ है? सबसे उत्तर में आप ये जो देख रहे हैं। और हिमालय के अगर हम विस्तार करें राज्यों में, तो लगभग 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय का विस्तार है। आप ये देखें हिमालय कहाँ है? सबसे उत्तर में हो गया। और प्रश्न भी सबसे उत्तर बोल रहा था। इसके बाद ऑप्शन में आप देखेंगे तो क्या है? विंध्याचल है। क्या है? विंध्यन है। इसको आप देखेंगे तो ये इस टाइप से भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है पर्वत श्रेणी। क्या करती है? भारत के 2 भागों में बराबर में बांटती है। इसके बाद आप विंध्यन के दक्षिण में देखेंगे तो आप ये सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा श्रेणी हो गया, ये विंध्यन हो गया। और इसके बाद आप ऑप्शन में देख रहे हैं क्या है? नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। नीलगिरी आप देखेंगे तो यहाँ पर है। ये हमारे हिमालय का विस्तार है। तो आप देख लिए कि सबसे उत्तर में कौन सी है। अगर इसी तरह से आपको पूछ दे कि दक्षिण से उत्तर बताएं, तो इसे अगर यही ऑप्शन है तो आप दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो सबसे पहले आपको आ जाएगा नीलगिरी। इसके बाद आपको आएगा सतपुड़ा, फिर आप देखेंगे तो विंध्यन है, और इसके बाद आप देखेंगे तो हिमालय है।
सबसे उत्तर में हिमालय है। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछता है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर पर ही आधारित है। और हम लोग हमारे सेशन और हमारे संस्था के द्वारा जो भी कराया जा रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।